पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं समर, यह तुम्हारा हक है। ऐसा करके हम तुम पर एहसान नहीं कर रहे। और वैसे भी तुम ही सोचो, तुम्हें अब नताशा से शादी करनी है। नताशा एक बहुत बड़े घर की बेटी है और एक वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड से एक सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूँ तुम उसे वह सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन नाम भी तो बहुत बड़ी चीज है। खासकर उसके मम्मी और डैडी को मनाने के लिए यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हमें पता है तुमसे बेहतर नताशा के लिए और कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। कहते हुए क्रिश के चेहरे के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वह अपनी कोल्ड नजरों से रॉकी की तरफ भी देख रहा था। रॉकी तो यह बातें सुनकर जल बुझकर राख हो रहा था। रॉकी गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दांत पीसते हुए अपनी नीली नजरों से क्रिश और समर को देखते हुए अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन तुम लोग यह बिल्कुल मत समझना कि ऐसा करके तुम लोग मुझसे मेरी वाइफ को छीन लोगे। नताशा मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रॉकी ने गुस्से से नताशा की तरफ देखते हुए कहा, माय लिटिल स्वीट वाइफी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि समर के इन पेपर को साइन करने के बाद तुम मुझसे आजाद हो जाओगी या वह तुम्हारे लायक हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम्हारा यह न्यू बॉयफ्रेंड मेरी बराबरी में कभी नहीं आ सकता। तुम्हें बहुत जल्द इसका अफसोस भी होगा। कहते हुए रॉकी गुस्से से वहां से चला गया और उसकी बातों को सुनकर क्रिश, राहुल, समर, नताशा और हॉल में बैठे सभी लोग हैरान थे। क्रिश के हाथों की मुट्ठी कस गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। समर के चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ गई थी, लेकिन राहुल ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ो उसकी बातों को, वह पागल हो गया है। तुम मेरे बेटे हो, तुम इन वे पेपर्स पर साइन करो। और राहुल की बातों को सुनकर समर अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए साइन कर देता है ना। और राहुल ने भी पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन नताशा मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि रॉकी ने अभी घर वालों के सामने उसे खुला चैलेंज दिया था। न जाने क्यों उसे रॉकी की आंखों में आजकल एक पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर नताशा को हमेशा घबराहट होती थी। वैसे भी आजकल उसे रॉकी वैसे नजर नहीं आता था जैसा वह पहले आया करता था। वह स्वीट और क्यूट सा रॉकी जो हमेशा हंसता और हंसाता था, दूसरों की हेल्प करता था, यह तो कुछ और ही था, एक सनकी और साइको। नताशा के हाथ पैर कांप रहे थे, वह अपना सलाइवा घूट रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। और तभी क्रिश धीरे से उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट में थे, सीना ताने, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, नीली आंखें जो बिल्कुल कठोर थी। उसने बिना नताशा की तरफ देखते हुए कहा, टेंशन मत लो, वह कुछ नहीं कर पाएगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हें बस कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कमजोर पड़ी तो सामने वाला ताकतवर हो जाएगा। हमारी कमजोरी और ताकत, हिम्मत और डर हमारे अंदर होता है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम किसे ज्यादा एक्टिव रखती हो, कमजोरी या ताकत। तुम लूजर बनोगी या विनर, यह तुम पर डिपेंड करता है। और तुम्हारी हेल्प कोई तब तक नहीं करेगा जब तक तुम अपनी हेल्प खुद ना करो। और इतना कहकर क्रिश वहां से चला गया। क्रिश के जाने के बाद नताशा उसे जाता हुआ देखते रह गई। अब नताशा ने एक ठंडी सांस ली और खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। इधर पेपर साइन होने के बाद आशी, गौरी और निक काफी खुश थे। आशी ने मुस्कुराते हुए समर की पीठ पर एक पंच मारते हुए कहा, अरे वाह समर के बच्चे, अब तो तू इस घर का लीगल सन हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह अब तो तू मेरा लीगल देवर भी है। लेकिन बाबा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, इस तरह अब समर कौन सी पोजीशन पर है।
मतलब इसका कौन सा वाला नंबर है? यह सुनकर गौरी उछलते हुए आगे आई और अपनी उंगलियों पर सबका डेट ऑफ बर्थ जोड़ते हुए बोली, मैं बताऊं, इस हिसाब से समर भाई तीसरे नंबर पर है। यह लो, इसका मतलब निक अभी भी लास्ट पोजीशन पर ही है। हा 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 हा, वह अभी तक सबसे छोटा है। और गौरी की बात सुनकर निक उसे घूर कर देखने लगा। उसे चिढ़ हो रही थी। तभी ऐना ने आगे आते हुए निक के माथे पर किस करते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो गौरी, निक अभी भी छोटा है, इसका मतलब वह अभी भी मेरा लाडला है। वैसे भी घर में सबसे छोटे को ही सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। हाँ, यह तो है, कहते हुए आशी मुस्कुरा दी। तभी उसने समर की तरफ देखते हुए कहा, और समर के बच्चे, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो इस नाते हमें मिठाई खिलाना तो बनता है। चल हमारा मुंह मीठा करा कंजूस कहीं का। और सुन, आज हम चॉकलेट पर नहीं मानेंगे, आज हमें पार्टी चाहिए। और आशी की बात सुनकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, पार्टी भी मैं ही दूं? तूने अभी अभी सुना ना कि मैं अब थर्ड पोजीशन पर हूँ और तू घर के बड़े बेटे की पत्नी है, यानी कि मेरी ऑफिशियली भाभी। तो इस हिसाब से तो तुझे मेरा मुंह मीठा कराना चाहिए। चल आशी, बहुत दिन हो गए हैं तेरे हाथ का कुछ बना हुआ खाना नहीं ना खाया, इसलिए आज पार्टी तेरी तरफ से है, ठीक है? ठीक है, मैं खिलाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। खबरदार जो तूने मुझे भाभी कहा। हम दोनों पहले भी दोस्त थे और अब भी दोस्त हैं। और यह बता, तुझे क्या खाना है? मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। यह सुनकर गौरी उछलते हुए आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बताऊं आशी दीदी, आपने रसगुल्ला बहुत दिनों से बनाकर नहीं खिलाया। इंडियन स्टाइल में बनाना प्लीज, है ना समर भैया? कहते हुए गौरी ने प्यार से समर की तरफ देखा और यह सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए गौरी के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुझे खाना है तो यही बनेगा। आशी, हम लोगों को रसगुल्ला खाना है, बोल कब बना रही है? मैं तो कहते हुए आशी ने अचानक ही अपनी जुबान रोक ली और परेशान होते हुए उसने जल्दी से अपने सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे बाप रे, मर गई। साइको ने तो मुझे किचन में जाने से मना किया और कुछ भी कुकिंग करने से भी अगर उसे पता चला कि मैं किचन में गई तो वह मेरी टांगे तोड़ देगा। सॉरी यार समर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं सैफ से कहकर तेरे लिए बनवा दूंगी। कहते हुए आशी के चेहरे पर मायूसी थी और समर भी मायूस हो गया। तभी राहुल धीरे से मुस्कुराते हुए आगे आया और आशी के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, क्या मैं कुछ आइडिया दूं? यह सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अगले ही पल उछलते हुए राहुल से पूछा, आप बाबा, आप मुझे आइडिया देंगे? क्या आइडिया है, जल्दी बताइए ना। इधर आओ सारे बच्चे, कहते हुए राहुल ने सबको अपने पास बुलाया और सारे बच्चे दौड़ते हुए राहुल के पास आए। नताशा का मूड ठीक नहीं था, वह बेचारी चुपचाप वहां से चली गई। राहुल ने सबके हाथ जोड़ते हुए एक बड़ा सा गोला बनाया और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कुछ प्लानिंग करने लगे। ऐना और राका उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर काफी हैरान थे। राहुल भी बच्चों के साथ बच्चा बन रहा था। समर, आशी, गौरी, निक और याना के साथ साथ राहुल ने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जिसे सुनकर अगले ही पल सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो फिर डन, हम लोग ऐसा ही करेंगे। थैंक यू बाबा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल हमारी तरह। राहुल मुस्कुराने लगा। आशी के अचानक ऐसा चिल्लाने पर गौरी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस बस दीदी, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, वरना सबको पता चल जाएगा। तभी ऐना अपनी कमर पर हाथ रखकर राहुल के पास आते हुए बोली, राहुल तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? बच्चों के साथ बच्चा बन रहे हो,
तुम्हें पता है ना, तुम्हें डायबिटीज है, इसलिए तुम्हें कोई भी मिठाई नहीं मिलेगी। चुपचाप अंदर चलो और बच्चों को मस्ती करने दो। यह सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, मैंने कुछ कहा? मैं तो यह बस बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहा था। मैं इस प्लानिंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। तुम चलो सोने, कहते हुए राहुल वहां से चला गया, लेकिन पलटकर उसने बच्चों की तरफ एक आंख दबाकर अपना थम्स अप का निशान दिखाया। लेकिन जब ऐना ने उसकी तरफ देखा तो उसने ऐसा मुंह बना लिया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। आशी राहुल को ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराने लगी। अब धीरे धीरे सारे बच्चे वहां से निकल गए। जब गौरी के जाने की बारी आई तो निक ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुमने आज अपना मिल्क फिनिश नहीं किया, इसे पी लो। यह सुनकर गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है और मुझे नींद आ रही है। कहते हुए गौरी वहां से जाने लगी। तभी निक गुस्से से उसे एक बार फिर रोकते हुए बोला, खबरदार, जो यहाँ से जाने की कोशिश की, चुपचाप मिल्क फिनिश करो और जहां जाना है जाओ। यह सुनकर गौरी मुंह बनाते हुए बोली, क्या बात है निक, आज तुम इतना खड़ूस क्यों बन रहे हो और तुम मुझे दूध पिलाने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? कहीं इसमें जहर वगैरह तो नहीं मिला दिया? देखो निक, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? गौरी की फिजूल बातों को सुनकर निक की पकड़ उसकी व्हील चेयर पर कस गई। उसने दांत पीसते हुए गौरी की तरफ घूर कर अपने नीली आंखों से देखते हुए कहा, फालतू की बकवास बंद करो गौरी। मैं देख रहा हूँ आजकल ब्रो की फायरफ्लाई के साथ रहते रहते तुम भी बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हो। तो एक बात कान खोलकर सुन लो, ब्रो इन चीजों को टॉलरेट कर सकता है पर मैं नहीं। मुझे वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, स्पेशली तुम। इसलिए जितना कहा जा रहा है उतना करो, वरना, कहते हुए निक की बातों में एक धमकी थी जिसे सुनकर गौरी तो बिल्कुल डर गई। वह जल्दी से घबराते हुए निक को रोकते हुए बोली, रुको रुको, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं पीती हूँ। कहते हुए उसने जल्दी से दूध का गिलास फिनिश किया और फिर मासूमियत से अपने होठों का पाउट बनाते हुए निक से शिकायत करते हुए कहा, खड़ूस निक, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा खड़ूस होते जा रहे हो, क्रिश भैया से भी ज्यादा। तुम सारे भाई ऐसे ही हो, आधे पागल। और गौरी की बात सुनकर निक ने उसे घूर कर देखा। इससे पहले वह कुछ कह पाता, गौरी उसके गुस्से को समझकर तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गई और निक उसे जाता हुआ देखता रह गया। अब नताशा गौरी के साथ उसके कमरे में सोई थी। याना एक सेपरेट कमरे में सो रही थी। राका उसके ठीक बगल वाले कमरे में सो रहा था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और घर में सभी लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे। नताशा की सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड अभी भी उसके कमरे के बाहर ही खड़े थे, लेकिन तभी न जाने कैसे अचानक ही एक इंसान बालकनी के रास्ते कमरे में आने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसे यह महसूस हुआ कि बालकनी का मिरर विंडो लगा हुआ है तो उस इंसान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपने हाथों में ली हुई मास्टर की से बालकनी की विंडो को धीरे से खोल दिया। अब वह अपने हल्के कदमों के साथ नताशा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में डिम येलो लाइट जल रही थी। इस रोशनी में कुछ भी देखना बहुत ही आसान था। नताशा, जिसने इस वक्त एक रेड कलर की नाइट ड्रेस पहन रखी थी और कमर तक उसने ब्लैंकेट ले रखा था, उसके साथ ही गौरी, जिसने कुत्ते बिल्ली की प्रिंट वाली नाइट पजामा और शर्ट पहन रखा था, दोनों ही काफी गहरी नींद में थी। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि एक जोड़ी नीली आंखें न जाने उन्हें कब से घूर रही है। तभी रॉकी धीरे से आगे आया और उसने गौरी को अपनी बाहों में उठाकर सामने कमरे में लगे हुए सोफे पर लिटा दिया। अब वह गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए
प्यार से बोला, माफ करना क्यूटी पाई, लेकिन तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए यह जरूरी था। तुम यहाँ रेस्ट करो और मुझे मेरी वाइफी के साथ एंजॉय करने दो। कहते हुए रॉकी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अचानक ही पलटकर बेड पर सो रही नताशा की तरफ देखता है और अब उसने अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही पल में वह नताशा के बेड पर उसकी बगल में बैठा हुआ था और नताशा के पास झुककर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतार रहा था। वह अपना चेहरा नताशा के बालों के पास ले जाकर उसके बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। अपने आप से बोला, यह वही खुशबू है जो न जाने कब से मेरी सांसों में आने के लिए बेताब है। जब से इसे स्मेल किया है, कुछ और स्मेल करने का दिल ही नहीं करता। कहते हुए रॉकी ने धीरे से अपने होंठ नताशा के गालों पर रख दिए और उसे हल्के हल्के किस करना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी उसके दोनों गालों और माथे को किस किया। अब उसका एक हाथ धीरे से नताशा की बॉडी पर चलने लगा था, जिसका एहसास सो रही नताशा को बिल्कुल भी नहीं था। रॉकी ने धीरे से नताशा की बॉडी से ब्लैंकेट हटाया और अब वह अपनी नीली गहरी आंखों से नताशा की पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, यह बॉडी पता नहीं तुमने अब तक कहाँ छुपा रखी थी, या मेरी ही आंखों में खराबी थी जो मैं इस बॉडी को देख नहीं पाया। मुझे क्या मालूम था कि जिस सुकून की तलाश में न जाने कब से कर रहा हूँ वह मुझे तुम्हारे पास मिलेगा। अगर मालूम होता तो आज हम दोनों अलग नहीं होते। कहते हुए रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सॉफ्ट थे। अब रॉकी एक बार फिर नताशा के चेहरे के पास झुका और उसने नताशा के गले पर होंठ रख दिए। वह धीरे धीरे उसके गले पर किस करने लगा था और तभी न जाने क्यों अचानक ही नींद में ही नताशा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई निगल रहा है और ऐसा महसूस होते ही उसने धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। अचानक ही अपने सामने अपनी बॉडी पर किसी को झुका हुआ महसूस कर अपने करीब किसी को देखकर वह अचानक ही चिल्लाने को हुई। लेकिन इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, रॉकी ने तेजी दिखाते हुए अचानक ही अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और वह नताशा को चुप करते हुए अपनी एक उंगली को अपने होठों पर रखकर नताशा को शांत रहने का इशारा करते हुए बोला, चिल्लाना मत नताशा, मैं हूँ रॉकी, तुम्हारा हस्बैंड। और अचानक अपने ऊपर इतने करीब रॉकी को देखकर नताशा की आंखें ही फैल गई। वह हैरानी से कुछ कहने वाली थी, वह रॉकी को खुद से दूर करने वाली थी, लेकिन रॉकी ने यूं ही अपनी पकड़ उसके मुंह पर मजबूत करते हुए कहा, खबरदार, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा दूं, तो तुम्हें शांत रहना होगा, वरना मैं जो करूंगा उसका पछतावा मुझे नहीं तुम्हें होगा। कहते हुए रॉकी ने धीरे से अपना हाथ हटाया और अब नताशा अचानक ही घबराते हुए रॉकी के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर झटके से उसे खुद से दूर करते हुए अचानक ही बेड के सिराने के सहारे उठकर बैठ गई और अपनी आंखों में थोड़ी घबराहट और गुस्सा लाते हुए रॉकी को देखकर दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। और नताशा के ऐसा कहने पर अचानक ही रॉकी उसके करीब आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों चला जाऊं मैं? यहाँ से बोलो, अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, उसे देखने उसके करीब रहने आया हूँ और तुम मुझे इस तरह भगा रही हो? यह अच्छी बात नहीं है नताशा। वाइफ? कौन सी वाइफ? मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, समझे? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा और मेरा। तुम बार बार वाइफ की रट लगाना बंद करो, समझे? कहते हुए नताशा ने उसे गुस्से से देखा और नताशा के ऐसा करने पर अचानक ही रॉकी ने उसे उसके कंधे से पकड़ते हुए
अपने करीब करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तो यह भी बता दो कि क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा। बकायदा हस्बैंड और वाइफ हैं हम लोग, शादी हुई है हमारी। तुम इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकती हो नताशा? तुम कैसे भूल गई हमारा रिश्ता वाइफी? तुम तो मुझे प्यार करती थी ना, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? आखिर कैसे कैसे तुम मुझे छोड़कर किसी और का हाथ थाम सकती हो, किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग में ला सकती हो? प्लीज वाइफी, बंद करो यह सब और चलो मेरे साथ हमारे कमरे में। बहुत हो गया यह रूठना और मनाना, मैं अब यह टॉलरेट नहीं कर सकता। रॉकी धीरे से नताशा के गालों के पास झुककर अपने होंठ उसके गालों पर रगड़ते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम नहीं जानती वाइफी, तुम जब से मुझे छोड़कर आई हो, एक पल के लिए चैन की नींद नहीं ली मैंने। वह कमरा मुझे काटने को दौड़ता है, कहीं दिल नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हर पल तुम्हारा ही ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा है। प्लीज यह नाटक अब बंद कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अभी भी मुझे प्यार करती हो। तुम समर के साथ सिर्फ इसलिए हो ताकि मुझे तकलीफ दे सको। देखो, अब तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग एक साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्लीज इस तरह मत करो। कहते हुए रॉकी की आवाज में एक दर्द था जिसे शायद नताशा भी महसूस कर पा रही थी, और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने धीरे से अपना चेहरा पीछे खींचते हुए रॉकी से दूर होते हुए कहा, नहीं रॉकी, यह नाटक नहीं है। मैं सचमुच तुम पर गिव अप कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, और यह भी सच है कि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम इस तरह से एक्ट करके मेरी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो। प्लीज रॉकी, यह सब छोड़ दो। अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे प्यार में मैंने खुद को बहुत हर्ट किया है, अपने भाई, अपनी फैमिली को बहुत हर्ट किया है, पर अब नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमने ना ही कभी मुझे प्यार किया है और ना ही कभी एक्सेप्ट करना चाहते हो। सिर्फ मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सच बताऊं कि तुम्हें यह एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरे रिश्ते से, मेरे प्यार से आजादी चाहते थे। तुमने ही कहा था ना, हम दोनों का मिलन इम्पॉसिबल है, मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊं। तो देखो, आज मैं तुम्हें भूल रही हूँ, तुम्हारी लाइफ से जाने की कोशिश कर रही हूँ, और जा भी चुकी हूँ। और आज जब मैं इन सब चीजों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, तो तुम एक बार फिर मेरे साथ खेल खेलने आ रहे हो। उस वक्त तो मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं आया था, बट अब आई रियलाइज कि तुम सच कह रहे थे। हमारे रिश्ते का कोई वजूद था ही नहीं। बिना मन की उस शादी को सिर्फ मैंने निभाने की कोशिश की। हर पल रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें तो कभी मेरे आंसू नजर ही नहीं आए, और ना ही मेरी फीलिंग नजर आई। लेकिन आज जब तुम यह सब कर रहे हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। प्लीज रॉकी, यह सब बंद कर दो। अब मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ रॉकी, और तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। कहते हुए नताशा का गला भरने लगा था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। लेकिन रॉकी, जो कि अब तक नताशा की बातों को सुन रहा था, अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो गए। नीली आंखें गुस्से से लाल हो गईं, और वह दांत पीसने लगा। और अगले ही पल नताशा की एक चीख गूंजी। इसके साथ ही नताशा अचानक ही बेड पर लेटी हुई थी,
और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रॉकी अचानक ही उसके ऊपर आ गया और ऐसा होते ही नताशा हैरान रह गई क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों के होठों के बीच सिर्फ एक पेपर भर का फासला था। दोनों को एक दूसरे की सांस काफी अच्छे से महसूस हो रही थी। अब नताशा के दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसका सीना लंबी लंबी सांसें लेने के कारण ऊपर नीचे हो रहा था, जो रॉकी की मस्कुलर चेस्ट से टकरा रहा था। नताशा रॉकी की स्ट्रॉन्ग बॉडी से दबी हुई थी और रॉकी, उसने तो नताशा को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा था। उसने पूरी तरह नताशा को अपने नीचे दबा कर रखा था। नताशा की बातों को सुनकर रॉकी को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से नताशा के होठों के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर लगभग अपनी सांस छोड़ते हुए नताशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा? तुम मुझसे दूर जाओगी? क्या रह सकती हो मेरे बिना? क्या मुझे अपने दिल से निकाल कर किसी और को अपने दिल में जगह दे पाओगी? तो ठीक है, इस रात के बाद तुम यह कोशिश भी आजमा कर देख लो। आज रात मैं तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी सांसों पर अपनी छाप छोड़ूंगा। उसके बाद अगर भूल सकती हो तो मुझे भुला देना, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है और आई प्रॉमिस कि इसके बाद तुम मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग में ला नहीं सकोगी। कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा, जो कि अब तक रॉकी की बातों को हैरानी से सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर रॉकी के कहने का मतलब क्या है। नताशा, जो कि अब तक रॉकी को अपने करीब रहने से ही अजीब सा महसूस कर रही थी, रॉकी की परफ्यूम की खुशबू उसे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। उसके दिल में दबे हुए रॉकी के लिए जज्बात कहीं ना कहीं वह बाहर आने के लिए बेताब हो रहे थे, जिसे उसने किसी तरह कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जब रॉकी ने उसके होठों पर होठ रखे, वह अचानक अपने होश में आई। अब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, रॉकी ने अपने एक हाथ से नताशा के एक हाथ को थाम लिया और दूसरे हाथ से वह उसकी बॉडी को सहलाने लगा। रॉकी के हर टच के साथ नताशा की सांसें भारी हो रही थी। वह रॉकी को खुद से दूर होने का कहना चाहती थी, पर रॉकी ने उसके होठों को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। वह उसे लगभग सांस देने की भी फुर्सत नहीं दे रहा था। अब नताशा ने अपने दूसरे हाथ से रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने तुरंत ही दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर उसके सर के ऊपर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को कैद कर लिया। ऐसा होते ही नताशा उसके नीचे छटपटाने लगी थी, लेकिन रॉकी उसके होठों को बेतहाशा किस करते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी बॉडी को काफी फील कर रहा था। कहीं ना कहीं वह नताशा को अपने एहसासों में ढालने की कोशिश कर रहा था। यह एक प्यार भरा टच था जो उसके दिल में दबे हुए अरमानों को बाहर निकालने के लिए काफी था। ना चाहते हुए भी नताशा उसके नीचे मौन रहने लगी थी, जिसका एहसास शायद उसे भी नहीं था। रॉकी ने धीरे धीरे नताशा की बॉडी को प्यार करना शुरू किया। नताशा ने रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रॉकी, खबरदार, जो तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, मुझसे दूर रहो। मैं नहीं हो सकती तुम्हारी, तुम मुझे ऐसे नहीं छू सकते। और नताशा के ऐसा कहने पर रॉकी ने अचानक उसके दोनों हाथों को पकड़कर एक बार फिर उसके सर के ऊपर किया और वह अपनी मदहोश नजरों से उसे देखते हुए बोला, कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ और आज करूँगा भी, क्योंकि नहीं रह सकता मैं तुमसे दूर। तुम नहीं जानती
मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितनी तड़प है। तुम मुझे तो छोड़ आई, लेकिन मुझे तड़पने के लिए अपने साथ मेरा सुकून ले आई हो, जो मुझे ना ही रातों को सोने देता है और ना ही चैन से जीने देता है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे जाने के बाद मेरा यह हाल होगा। मुझे नहीं पता जो तुमसे दूर होकर मैंने इतना तड़प रहा हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि इतनी तड़प मुझे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब कृष्ण ने मुझे गोली मारी थी या मुझ पर बिच्छू छोड़े थे। मुझे नहीं पता इस तड़प का इलाज क्या है, क्यों मुझे तुम्हारे करीब रहना है। लेकिन आज मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ कि नताशा, भले ही मैंने तुमसे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस बात को तुम भी भूल नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कभी झूठी उम्मीद भी नहीं दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो। तुमने मुझे प्यार किया, तुम्हें इस बात का एहसास था, लेकिन ऐसा कोई एहसास मेरे दिल में नहीं था। तो मैं भला तुम्हें यह उम्मीद कैसे देता कि हम दोनों कभी एक हो सकते हैं। मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर होकर भी खुश रह सकती हो, एक ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार करे। इसलिए जाने अनजाने ही सही, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन पता नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू किया। मुझे भी धीरे धीरे तुम्हारे एहसासों की आदत होने लगी। इस बात का एहसास भी मुझे तब हुआ जब तुम मुझसे दूर जाने लगी। यह सच है कि मैंने इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यह बात भी सच है कि तुम मेरी पत्नी हो और इस बात को तुम भी झुठला नहीं सकती। तुम मुझसे नाराज हो, मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रही हो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे भुला रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भुला क्यों नहीं पा रहा, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे दूर होकर चैन की नींद सो रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे छोड़कर किसी और की होने जा रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा जो मुझे मेरे सुकून के करीब लेकर आएगा। और अगर तुम मुझे सचमुच नफरत करने लगी हो, तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती और मुझे अपने करीब आने से रोक सकती हो तो रोक लो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम और आसान कर देता हूँ, तुम्हें यह बताकर कि यह कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। बाहर तुम्हारे वेल विशर ड्रैगन किंग के बॉडीगार्ड खड़े हैं, जो अपने किंग के ऑर्डर पर एक सेकंड में मुझे गोलियों से भून डालेंगे। और यह जानने के बावजूद मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे पास आया हूँ, और आज तुम्हारे साथ इसी बिस्तर पर मैं वह करूंगा जो करने का हक एक पति और होने के नाते मेरे पास है। और एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें यह हक देता हूँ कि तुम चिल्लाकर उन्हें अपनी हेल्प के लिए यहाँ बुला लो और मुझसे आजाद हो जाओ, नो मैटर कि इसके बाद वह लोग मेरी जान ले लें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे मेरा सुकून दोगी या मुझे मौत। तुम्हारे होठ खुले हैं और तुम्हारे हाथ बंद हैं, जो करना है कर लो। कहते हुए रॉकी की आंखों में एक चाहत थी और उसकी बातों में एक चैलेंज। वह बड़ी ही मदहोशी के साथ नताशा के ऊपर झुके हुए अपनी बातें कह रहा था, और अगले ही पल वह नताशा के गले पर झुककर उसे किस करने लगा। नताशा तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान थी। वह अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उसने महसूस किया कि रॉकी ने सचमुच नताशा के हाथों को बेड के सहारे बांध दिया है, और वह अब उसकी बॉडी को अपने बॉडी से दबाते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी मनमानी करने लगा था। उसके होठ नताशा की बॉडी पर चल रहे थे। रॉकी की बातों पर तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं उसकी बातों ने नताशा के दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा था। न जाने क्यों वह रॉकी के टच से
मदहोश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी तरह अपनी हिम्मत बनाते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके हाथ अभी भी आजाद थे। उसने रॉकी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रॉकी प्लीज ऐसा मत करो। रॉकी यह गलत है। प्लीज मुझे छोड़ो रॉकी, वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो रॉकी, प्लीज मुझे छोड़ो रॉकी। कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन रॉकी, जो कि इस वक्त पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वह यूं ही बड़े ही सॉफ्ट और प्यार से नताशा को किस करते हुए प्यार कर रहा था और बोला, नो वाइफी, यह कहीं से भी गलत नहीं है और इस बात को तुम बहुत अच्छे से जानती हो। आज मैं तुम्हारी रूह तक अपनी छाप छोड़ कर रहूंगा और अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं यह सब बंद कर दूं तो अपनी जिद छोड़ दो और चलो मेरे साथ, वरना मुझसे आजादी का दूसरा रास्ता भी है तुम्हारे पास। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मेरी मौत से होकर गुजरता है, बट मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे तुम चाहिए। कहते हुए रॉकी ने एक झटके में नताशा की नाइट ड्रेस को खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दिया और अब नताशा उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब वह रॉकी के सामने बिना कपड़ों के थी। नताशा को अपने सामने इस तरह देखकर रॉकी की आंखों में एक चमक आ गई। ओह वाइफी, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। रॉकी नताशा को ऊपर से नीचे तक अपनी लस्ट भरी नजरों से देखकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटते हुए बोला, जिसे सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वह रॉकी की आंखों में अपने लिए चाहत साफ देख रही थी। न जाने क्यों वह रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर का प्यार उसके दिल पर एक बार फिर हावी होने लगा था। वह चाहकर भी किसी को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकती थी, क्योंकि यह बात तो वह भी जानती थी कि किंग के ऑर्डर को ना करने पर सचमुच रॉकी की जान जा सकती थी, क्योंकि रॉकी ने खुलेआम सबसे बगावत कर ली थी। अब रॉकी ने धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और धीरे से नताशा के कानों में जाते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, ज्यादा मत सोचो वाइफी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और अब मुझे महसूस करो। कहते हुए रॉकी धीरे से एक बार फिर नताशा के ऊपर अपनी शिद्दत और चाहत लूटने लगा। अब नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए उसके नीचे ही छटपटा रही थी। वह अपने दिल और दिमाग के बीच फंसती जा रही थी। दोनों के बीच जंग चल रही थी। और तभी अचानक ही उसके मुंह से एक आह निकली, क्योंकि रॉकी अचानक उस पर टूट पड़ा था। वह अचानक ही नताशा के होठों पर किस करते हुए अपने दोनों हाथ से उसे प्यार करने लगा। नताशा के लिए यह एहसास काफी अजीब था। वह समझ नहीं पा रही थी उसे अच्छा लग रहा है या तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वह भी इस चीज को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि रॉकी नताशा को उसकी ही जज्बातों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसका प्यार भरा टच नताशा चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी और रॉकी अब नताशा को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेना चाहता था और वह उसे प्यार कर रहा था। नताशा भी कुछ कर नहीं पा रही थी। वह बस असमंजस में थी कि उसे क्या करना चाहिए। लगभग 1.5 घंटे तक नताशा लगातार रॉकी की बाहों में थी और रॉकी उस पर अपनी शिद्दत लुटा रहा था। फाइनली कुछ देर बाद नताशा को अपनी बॉडी में काफी अजीब फील हुआ। उसकी बेचैनी बढ़ गई और अचानक ही कमरे में शांति छा गई। अब नताशा गहरी गहरी सांसें ले रही थी और रॉकी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। वह अगले ही पल एक बार फिर नताशा के ऊपर आया और अंधेरे में ही उसके कानों के पास धीरे से जाकर बोला, थैंक यू वाइफी कॉर्पोरेट करने के लिए। मेरी चाहत तो यह थी कि आज हमारी फर्स्ट नाइट यही हो,
पर क्या करूं, खुद को रोकना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं तुम फिलहाल इसके लिए रेडी नहीं हो। प्लीज जल्दी मान जाओ ताकि हम इसके आगे भी बढ़ सके। तुम जानती हो तुम सचमुच बहुत टेस्टी हो। आज तो मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया, पर मैं नहीं जानता कि अगली बार मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूंगा। प्लीज वाइफी जिद छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। कहते हुए रॉकी अभी भी उसके ऊपर ही लेटा हुआ था और उसकी बातों को सुनकर नताशा, जो कि अब तक लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वह काफी थक चुकी थी क्योंकि आज उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। उसने रॉकी की बातों को सुनकर किसी तरह अपनी हिम्मत इकट्ठी करते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, रॉकी, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने यह बहुत गलत किया। नताशा की गुस्से भरी आवाज सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। वाइफी, तुम पर और तुम्हारी बॉडी पर मेरा पूरा हक है और मैं अपना हक कभी भी ले सकता हूँ। बस तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, प्यार से मना रहा हूँ, मान जाओ। वरना अगर मैं फोर्स करने पर आ गया तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम खुद को मुझसे छुड़ा नहीं सकती। और हाँ, एक बात याद रखो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं तुम्हारा किसी और के करीब जाना, खास तौर से उस समर के। इसलिए उससे दूर रहो, वरना आज जो हुआ है इसके आगे भी हो सकता है। और अगली बार मैं तुम्हारे इन आंसुओं की परवाह नहीं करूंगा। आज मैंने खुद को रोका है क्योंकि तुम्हारे यह आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, लेकिन हर बार यह मुझे रोक नहीं पाएंगे। नाराजगी अपनी जगह है और दूसरे मर्दों की बाहों में झूलना अपनी जगह। मुझे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी किसी और की बाहों में नजर आए। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज रात मुझे मेरा सुकून मिल गया, लेकिन आगे की रातें इस तरह नहीं बिताऊंगा। मुझे तुम मेरी बाहों में चाहिए, मेरे बिस्तर पर। इसलिए बेहतर होगा तुम अपना दिमाग जल्दी से ठंडा कर लो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, प्रॉमिस करता हूँ। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हारी आंखों में हर पल सिर्फ मेरे लिए आंसू होंगे। फिलहाल चलता हूँ। थैंक यू इस ब्यूटीफुल नाइट के लिए। और हाँ, आज का तुम्हारा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन एक बात इसमें मिसिंग है जिसे मैंने पूरा कर दिया है, पर आज के बाद तुम मुझे ऐसे ही नजर नहीं आनी चाहिए। चलता हूँ वाइफी, गुड नाइट। कहते हुए रॉकी ने एक बार फिर नताशा के होठों पर लाइट किस किया और उससे अलग हुआ। उसके साथ ही उसने नताशा के हाथों को खोल दिया। उसने धीरे से एक ब्लैंकेट नताशा की बॉडी पर डाला और लाइट ऑन कर दी। नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी रॉकी वहां से जाने को हुआ, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद आया। वह एक बार फिर नताशा के ऊपर झुक गया, जो महसूस होते ही नताशा की सांस एक बार फिर अटक गई। अब रॉकी ने उसके कानों के पास जाकर बड़ी ही मदहोश आवाज में कहा, बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। यह रूम साउंड प्रूफ है। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, और तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हें मेरी परवाह है वाइफी। तुम चाहे जितना भी झूठ बोल लो, प्यार तो तुम आज भी मुझसे करती हो, बस उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, और तुम जानती हो कि तुम उसमें फेल हो गई हो। चलता हूँ वाइफी, आई होप कि अगली रात हम दोनों अपने कमरे में एंजॉय करें विद लॉट्स ऑफ फन। कहते हुए रॉकी ने उसको चूम लिया और उसकी बातों को सुनकर नताशा बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी आंखें तो जैसे फैल गई थी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि रॉकी ने उसे झूठ बोला। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। तो दोस्तों,
क्या रॉकी ने जो किया वह सही था? क्या उसका यह पागलपन हासिल कर पाएगा नताशा को, या नताशा फिर से करने लगेगी रॉकी से नफरत? आखिर कैसे मनाएगा रॉकी नताशा को? क्या अपने साथ हुई घटना के खिलाफ नताशा आवाज उठाएगी, या मान लेगी रॉकी की शर्त, मजबूर होकर अपने दिल के हाथों? दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।